हेलो एवरीवन, दिस इज़ रितु एंड वेलकम टू स्टडी मोर नॉलेज। तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज़, और जो कि होगी हमारी एक खास सीरीज़। तो इस वीडियो में हम करने वाले हैं जो सामान्य हिंदी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछे गए हैं DTPSB के एग्ज़ाम में। तो देखो, डेली हम क्या करेंगे, हम जो भी आप स्क्रीन पर एग्जाम्स देख रहे हैं जैसे DTPSB, KVS, AWES, सुपर टेट, रीट, तो इन सभी की वैकेंसीज अभी आने वाली हैं। और ऐसा क्या करें कि सबकी तैयारी आपकी साथ साथ चलती रहे। तो हम क्या करने वाले हैं, ये जो हमारी सीरीज़ होगी इसमें सभी एग्जाम्स के क्वेश्चन पेपर हम इंक्लूड करेंगे डेली बेसिस पर। तो हम इनके जो क्वेश्चन पेपर करेंगे वो कुछ इस तरह से करेंगे, जैसे कि हमने आज किसी और एग्जाम का कर लिया, कल किसी और एग्जाम का कर लेंगे, इस तरह से। और सब्जेक्ट, जिस सब्जेक्ट की सीरीज़ रहेगी उसी सब्जेक्ट के क्वेश्चन हम लेंगे। तो जैसे कि मैंने ये हिंदी की स्टार्ट करी है, इसी तरह से मैं बाकी के सब्जेक्ट्स की भी कराऊंगी। टीचिंग मेथड्स हो गए या फिर आपकी इंग्लिश हो गई, रीजनिंग हो गई, उनके भी मैं कुछ इस तरह से ही सीरीज़ कराऊंगी। तो जितनी वीडियोस आपको मिल पाएंगी दिन में, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी उतनी दे पाऊँ। और अगर सेम डे नहीं आती है तो नेक्स्ट डे आपको मिल ही जाएगी। तो कई वीडियोज़ आपको दिन में मिलेंगी, और इसी इंटरेस्टिंग वे में हम इस तरह से तैयारी करेंगे कि आपकी सभी एग्जाम्स की साथ साथ तैयारी होती रहे, आपको अलग से ना पढ़ना पड़े। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। और आज देख लेते हैं इस क्लास में कौन से एग्जाम से हमने क्वेश्चंस लिए हैं। तो इस क्लास में क्वेश्चंस हैं आपके DTPSB से, और इसका जो PRT का एग्ज़ाम हुआ था, यानी कि प्राइमरी टीचर का एग्ज़ाम हुआ था 11 नवंबर को, 11 नवंबर 2019 का ये क्वेश्चन पेपर है। उससे हमने ये क्वेश्चंस लिए हैं जनरल हिंदी के। तो सभी एग्ज़ाम्स के लिए ये यूज़फुल रहेंगे जो भी आपके टीचिंग एग्ज़ाम्स हैं। और इसी तरह से हम अलग अलग क्वेश्चन पेपर को डेली इंक्लूड करेंगे। तो शुरू करते हैं। तो आप मुझे सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि उससे आप मुझसे कनेक्टेड रह सकते हैं। जैसे कि फेसबुक पेज आप देख रहे हैं, इस नाम से आपको फेसबुक पेज मिल जाएगा, और आपको इंस्टा ID मिल जाएगी, ऑफिशियल ID है ये। और इसके अलावा टेलीग्राम चैनल से जुड़ें, जिससे कि आपको PDFs मिलती रहें इंपॉर्टेंट लेक्चर्स की। पहला क्वेश्चन है आज की क्लास का। मैं चाहूँगी कि आप इसे क्विज़ की तरह करें। मेरे आंसर करने से पहले ही आप आंसर करें, उसके बाद सही उत्तर देखें। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, शायद चोर पकड़ा जाए, ये वाक्य दिया हुआ है और इसका हमें काल बताना है, ये किस काल का है। तो इसका सही उत्तर हम देख लेते हैं। सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 2, संभाव्य भविष्यत काल। तो सेकंड ऑप्शन इसका सही होगा। और इसके बारे में अगर हम देखें सही उत्तर क्या होगा, मतलब जो ऑप्शन में सही उत्तर दिया हुआ है उससे रिलेटेड थोड़ी डिटेल देख लेते हैं। तो ऑप्शन में क्या था, संभाव्य भविष्यत काल। इसमें होता क्या है कि क्रिया के जिस रूप से आने वाले समय में किसी कार्य के होने की संभावना या फिर संदेह प्रकट हो। जो मेन बात है इसमें क्या है, कार्य की संभावना या फिर संदेह हो कि वे शायद नागपुर जाएंगे, शायद नागपुर जाएंगे। संभावना भी है और उनको डाउट भी है, मतलब इस बात में संदेह भी है। तो कन्फर्म नहीं है, जब बात कन्फर्म नहीं होगी कि ऐसा होगा ही, तो तब हमारा होता है संभाव्य भविष्यकाल। सामान्य भविष्यकाल क्या होता है, इस काल में ये पता चलता है कि कार्य सामान्य रूप से होगा। जैसे मैं चला जाऊंगा, मतलब एक सामान्य वाक्य की बात कर रहा है, सामान्य भविष्य की। फिर है हमारा हेतु मत भविष्यकाल। इसके अंतर्गत एक क्रिया के पूर्ण होने पर दूसरी क्रिया क्रियान्वित होगी। मतलब क्या है कि भविष्य में एक क्रिया होने के बाद उसके बाद दूसरी क्रिया होगी, दूसरा काम होगा। जैसे कि पैसे बचाओगे तो काम आएंगे, यानी कि अगर आप पैसे बचाओगे तो ही वो काम आएंगे, नहीं बचाओगे तो कैसे काम आएंगे। तो एक क्रिया, यानी कि पैसे जब हम बचा लेंगे उसके बाद वो काम आएंगे, तो दूसरी क्रिया ये है हमारी। तो इस तरह से हम इनको समझ सकते हैं। बाकी आगे भी हेल्प करेंगे ये आपकी एग्जाम्पल समझने में। निम्नलिखित शब्दों में से शुद्ध वर्तनी शब्द का चयन कीजिए। तो शुद्ध वर्तनी से आपके बहुत क्वेश्चंस आते हैं और इसमें सही उत्तर बताना है। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। तो कनिष्ठ की जो शुद्ध वर्तनी है ये हमारी 4th ऑप्शन में दी हुई है, ये हमारा सही उत्तर होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दिए गए रिक्त स्थान में उपयुक्त पर्यायवाची शब्द का चयन कीजिए। तो मेरे रिक्त स्थान दिया हुआ है, के सामने पीपल का डैश है। तो अब इसमें क्या करना है हमें, जो हमारा वाकई में जो शब्द हैं उनके हमें पर्यायवाची शब्द यूज़ करने हैं। जो हम जनरली शब्द यूज़ करते हैं उनके बदले हमें उनके पर्यायवाची शब्द इसमें यूज़ करने हैं। तो इसका सही उत्तर हमारा होगा 4th ऑप्शन। 4th ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, ग्रह और विटप। तो देखो, घर का जो पर्यायवाची है वो है ग्रह,
और जो वृक्ष है, वृक्ष का पर्यायवाची है विटप। तो फोर्थ ऑप्शन हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इनके अगर हम और पर्यायवाची शब्द देखें तो कुछ इस तरह से होंगे। ग्रह के होते हैं घर, सदन, गेह, भवन, धाम, निकेतन, निवास, आलय। तो ये सभी नाम हैं घर के। विटप के होते हैं दरख्त, वृक्ष, पेड़, द्रुम और तरु। फिर है हमारा पुष्प। पुष्प के होते हैं फूल, सुमन, कुसुम, मंजरी, प्रसून और पुष्प। जो कुछ इस तरह के शब्द होंगे, ये नए जो शब्द होंगे, इनसे ही पूछे जाते हैं जनरली क्वेश्चन, तो इनको ध्यान रखेंगे। भू के होते हैं पर्यायवाची धरा, धरती, वसुधा, भूमि, वसुंधरा, भू, इला, धरा, धरत्री, धरणी। तो ये हमारे क्या है, और ऑप्शन में दिए हुए थे, इसलिए हम इनके पर्यायवाची देख रहे हैं। तम का होगा तम, तिमिर, अंधेरा, तमस, अंधियारा। तो ये सभी पर्यायवाची शब्द हैं हमारे। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। दिए गए वाक्यों में सरल वाक्य ज्ञात कीजिए। तो सरल वाक्य आपको पता ही है, तो उसमें योजक चिन्हों का भी, योजक शब्दों का प्रयोग नहीं होता है। तो वही होता है हमारा सरल वाक्य, जिसमें कि साधारण तरीके से बात की जाती है। इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 1। और ये है हमारा अभिमन्यु बाणों की वर्षा कर रहा था। तो ये क्या है, सरल वाक्य हो गया। सरल वाक्य होते हैं जिसमें एक ही क्रिया होती है और एक ही कर्ता होता है, और जिस वाक्य में एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय होता है, तो ये वाक्य कहलाते हैं सरल वाक्य। इसमें कर्ता एक से अधिक हो सकते हैं, लेकिन मुख्य क्रिया जो होगी वो एक ही होगी। मतलब कर्ता तो 2 हो सकते हैं, लेकिन क्रिया सिर्फ एक ही होगी। मैं वहाँ नहीं गया, इसका एक बेहतर एग्जाम्पल आप यहाँ पर देख सकते हैं। मिश्र वाक्य क्या होते हैं हमारे, तो जिस वाक्य में एक से अधिक वाक्य मिले हों, और एक तो प्रधान उपवाक्य हो और शेष आश्रित उपवाक्य हो। एक प्रधान वाक्य एक ही होगा और बाकी जो होंगे वो उस पर आश्रित होंगे, यानी कि उसके बिना जो है वाक्य पूरा नहीं होगा, अधूरा लगेगा। तो इसमें होगा मैं खाना खा चुका तब वह आया। तो मैं खाना खा चुका क्या है, हमारा प्रधान उपवाक्य है, और तब वह आया, तब वह जो आया, ये वाला हम स्वतंत्र रूप से प्रयोग में नहीं ला सकते, क्योंकि इसको अगर हम प्रयोग करेंगे तो इसके लिए हमें जवाब चाहिए होगा तब वह आया, कब आया। तो इसमें एक तरह से क्वेश्चन मार्क लग जाता है। तो ये हमारा क्या होता है, मिश्र वाक्य होता है, इस तरह का वाक्य। नेक्स्ट है हमारा संयुक्त वाक्य। जिस वाक्य में 2 या 2 से अधिक उपवाक्य मिले हों परंतु सभी वाक्य प्रधान हों, ऐसे वाक्य को संयुक्त वाक्य कहते हैं। देखो मिश्र में क्या था, एक प्रधान उपवाक्य था, लेकिन इसमें क्या है, इसमें सभी प्रधान वाक्य होते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा मैंने खाना खाया और घूमने निकल गया। इनको हम स्वतंत्र रूप से भी प्रयोग में ला सकते हैं, दोनों वाक्यों को। आगे क्वेश्चन है दिए गए शब्द का समास ज्ञात कीजिए। तो समास इसमें हो जाएगा हमारा घुड़दौड़ में तत्पुरुष समास। पहला ऑप्शन हमारा इसमें सही होगा। तो तत्पुरुष समास के बारे में अगर हम देखें तो तत्पुरुष समास होता है ऐसा समास जिसमें उत्तरपद प्रधान हो और समास करने के उपरांत विभक्ति का लोप हो गया हो। क्योंकि जैसे घुड़दौड़ जो है हमारा, अगर हम इसका विग्रह करें तो ये बनेगा घोड़ों की दौड़। तो इसमें की जो है विभक्ति चिन्ह जो है, जो हमारा कारक चिन्ह है, वो उसका लोप हो गया है। तो इसीलिए इसमें होगा हमारा तत्पुरुष समास। उत्तर पद और पूर्व पद क्या होते हैं, जैसे कि पहला जो पद होता है समास का, जैसे धर्म ग्रंथ की बात करें हम, इसमें जो ये धर्म होगा ये पहला पद होगा, इसे हम कहते हैं पूर्व पद। और ग्रंथ जो है ये हमारा होगा बाद का पद, तो इसको हम कहते हैं उत्तर पद। तो उत्तर पद यानी कि बाद का पद प्रधान होता है। और इसके और भी एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे धर्म का ग्रंथ जो है ये इसका समास विग्रह है और धर्म ग्रंथ समास हो जाएगा। तुलसीदास द्वारा कृत, तुलसीदास कृत, ये इसके कुछ उदाहरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रिक्त स्थान में दिए गए 4 विकल्पों में उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे के अर्थ को सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त करता हो। तो बेटी की विदाई पर माँ की, इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 1। तो बेटी की विदाई पर माँ की आंखें भर आईं। हम डायरेक्ट ये ना कह करके कि माँ की आंखों में आंसू आ गए, हम एक मुहावरे का प्रयोग कर रहे हैं, आंखें भर आई। तो आंखें भर आई एक मुहावरा है जो कि हम आंसू आने के लिए प्रयोग में लाते हैं। बाकी अगर मुहावरों की बात करी जाए तो इनके अर्थ भी देख लेते हैं। आंखों में बस गई मतलब हृदय में समाना। जैसे कि कोई चीज़ हमें इतनी अच्छी लगती है कि वो हमारे हृदय में समा जाती है, तो हम उसे कहते हैं आंखों में बस जाना। आँख का तारा मतलब बहुत प्यारा, और आँख खुलना मतलब सचेत होना। जैसे वाक्य प्रयोग अगर हम देखें इसका, तो ठोकर खाने के बाद ही बहुत सी लोगों की आंखें खुलती हैं। इसका वाक्य प्रयोग कुछ इस तरह से
कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है शब्द युग्म का सही शब्द युग्म ज्ञात करें। तो ये हैं हमारे कुछ एक जैसे उच्चारण वाले शब्द और इनका अर्थ हमें बताना है क्योंकि इनका अर्थ अलग अलग होता है। तो एक तो दिया हुआ है अरि, जिसमें कि छोटे ई की मात्रा है। एक दिया हुआ है अरि, यानी कि इसमें बड़े ई की मात्रा है। तो इसका सही अर्थ हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, शत्रु और संबोधन। तो देखो अरि का मतलब होता है शत्रु, और अरि जो है जिस पे बड़े ई की मात्रा है, ये वाला जो शब्द होता है ये हमारा संबोधन के लिए प्रयोग करते हैं। ये एक तरह से हम कह सकते हैं क्षेत्रीय बोली में ये शब्द यूज़ किया जाता है किसी स्त्री को बुलाने के लिए। तो एक तरह से जो हमारी क्षेत्रीय बोलियां होती हैं, जो लोकल बोलियां होती हैं हमारी अपने अपने क्षेत्र में जो बोली जाती हैं, कुछ शब्दों के क्या होते हैं हम कुछ शब्द हमारी बोली में ही पहले से होते हैं, कुछ शब्दों को हम अलग रूप बना करके बोलते हैं। तो ऐसा ही एक शब्द है ये अरि। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिए गए शब्दों की संधि ज्ञात कीजिए। तो शब्द है हमारा अधि जमा आय। तो इसकी संधि अगर हम करेंगे, इनको अगर जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा हमारा अध्याय। तो थर्ड ऑप्शन इसमें सही उत्तर हो जाएगा। तो अध्याय में कौन सी संधि है? इसमें है हमारी यण संधि। तो यण संधि कैसे है देख लेते हैं। देखो अधि मतलब छोटा ई मिल रहा है, मतलब इधर वाला लेंगे हम, ये वाला छोटा ई मिल रहा है और आ मिल रहा है। तो क्योंकि ई के साथ आ का मेल हो रहा है, यानी कि इसमें क्या बोला है ई ऊ और री का मेल अगर असमान स्वर से हो, असमान मतलब इनके अलावा कोई और हो, तो ई के अलावा है ये आ, तो ई के साथ आ का मेल हो रहा है, तो ये बन गया क्या हमारा य। तो ये या बन रहा है ना अधि जमा आय में, तो अध्याय बन रहा है, तो यह हो गया है। तो इसलिए हमारी इसमें इस एग्जाम्पल में हमारी कौन सी संधि हो जाएगी? यण संधि हो जाएगी। दीर्घ संधि में अगर समान स्वरों का मेल हो तो क्या होता है? स्वर दीर्घ हो जाता है, तो वो होती है हमारी दीर्घ संधि। गुण संधि में क्या होता है? गुण संधि में होता है ए आ के साथ ई का मेल होता है तो ए बन जाता है, ऊ का मेल होता है आ के साथ तो बन जाता है ओ, और अगर ए आ के साथ री का मेल होता है तो अर बन जाता है। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, देवेंद्र, देवेंद्र बन गया, और देव ऋषि का हो गया देवर्षि। और वृद्धि में क्या होता है? एक तरह से हम कह सकते हैं कि ए आ का मेल ए के साथ होने पर क्या मात्राएं जो हैं ये बढ़ जाती हैं। एक तरह से हम कहेंगे जैसे ये जो एक मात्रा थी ये दो हो जाएगी, तो इसमें क्या होगा हमारा? तो मात्राओं की वृद्धि से आप ध्यान रख सकते हैं इसको, मात्रा की में वृद्धि मतलब वृद्धि संधि। तो एग्जाम्पल भी यहाँ पर दिए हुए हैं। देखो ये मात्राएं आपको दो मिलेंगी, ए की मात्रा हो या फिर ओ की मात्रा हो। और अयादि में हो जाता है आपका ए तथा ओ का मेल किसी अन्य स्वर के साथ होने से क्रमशः ए का अय हो जाता है, ए का आय हो जाता है, ओ का अब हो जाता है और औ का आव हो जाता है। एग्जाम्पल आपके सामने हैं। इस तरह से ये होती हैं संधियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिए गए मुहावरों के अर्थ का सर्वश्रेष्ठ रूप ज्ञात कीजिए। तो मुहावरा है हमारा कंटक बनना। तो कंटक बनने का अर्थ हो जाएगा बाधक होना। फोर्थ ऑप्शन हमारा सही उत्तर होगा इसमें। बाकी के ऑप्शन देख लेते हैं। तो ये हमारे दिए हुए थे मूर्ख होना, तो इसके लिए मुहावरा है काठ का उल्लू होना। और घबराने के लिए मुहावरा है हवाइयाँ उड़ना। तुम सीधे सीधे ये ना कह करके घबरा गया है ये इंसान, उसको हम कह देते हैं इसकी हवाई उड़ गई है। किसी काम के लिए तैयार होने के लिए कहते हैं हम बाह चढ़ाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिए गए शब्द का वचन ज्ञात कीजिए। तो शब्द दिया हुआ है हड्डी, हड्डी शब्द दिया हुआ है। तो ये जो शब्द है हमारा ये है एक वचन, और इसका जो बहुवचन होता है वो होता है हड्डियाँ। तो हड्डियाँ जब हम लिखते हैं तो ये छोटे ई की मात्रा बदल जाती है, ये बड़े ई की मात्रा। तो फर्स्ट ऑप्शन इसमें सही उत्तर हो जाएगा। अब देखो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, जैसे कि कुछ शब्द जो होते हैं सदा एक वचन में ही प्रयुक्त होते हैं, जैसे कि वर्षा हो गया, पानी, जनता, दूध, आसमान, प्रजा। तो जैसे कि हम कहेंगे आज खूब वर्षा हुई, तो यह तो बहुवचन की बात ही है, मतलब खूब वर्षा मतलब ज़्यादा वर्षा हुई, तो हम वर्षा ही यूज़ करेंगे, इसका बहुवचन नहीं बनता है, एक वचन में ही प्रयुक्त होता है। नालियों में पानी भर गया, तो पानी भी हम एक वचन में ही प्रयुक्त करेंगे। अब कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो कि हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं, जैसे कि केश, रोम, अश्रु, प्राण, दर्शन, लोग, दर्शक, समाचार, दाम, होश, भाग्य। देखो एग्जाम्पल भी हैं यहाँ पर, जैसे कि तुम्हारे केश बड़े सुंदर हैं,
केश हैं तो बहुत सारे, तो एक केश की तो बात नहीं कर रहे हम। तो एक ये थोड़ी ना बोलेंगे कि तुम्हारा केश बहुत सुंदर है। हम हमेशा बोलते हैं कि तुम्हारे केश बड़े सुंदर हैं। इसका मतलब क्या है कि हम इसे बहुवचन में ही प्रयोग करते हैं। जैसे कि लोग कहते हैं, अब हम ये तो नहीं कहते ना लोग कहता है, तो हम हमेशा इसको बोलते हैं लोग कहते हैं। तो इस तरह से ये सभी जो शब्द हैं हमारे हमेशा बहुवचन में ही यूज़ होते हैं। अगला क्वेश्चन है, दिए गए वाक्यांश के लिए उचित शब्द का चयन कीजिए। तो वाक्यांश क्या है? जिसका वर्णन ना हो सके। तो उसके लिए क्या है एक शब्द? इसके लिए एक शब्द हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन, अवर्णनीय। फोर्थ ऑप्शन इसमें सही उत्तर होगा। और बाकी ऑप्शंस की बात करें तो वर्णनीय मतलब होता है जिसका वर्णन किया जा सके, यानी कि जो हमारा अवर्णनीय है उसका ये विलोम शब्द है। फिर है अपेक्षित। अपेक्षित होता है जिसकी चाह या आशा हो। और अनुरक्त होता है प्रेम की चाहना रखने वाला, यानी वफादार। तो अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि आपको आगे की क्लासेस की भी नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। दिए गए वाक्य में किस विराम चिन्ह का उपयोग किया जाएगा उसकी पहचान कीजिए। तो वाक्य दिया हुआ है, हमारा विद्यालय प्रातः 8 बजे खुलता है। देखो आपको क्लियरली दिख रहा होगा यहाँ पर जो शब्द है हमारा प्रातः, इसमें कुछ कमी है। तो इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। तो ये जो विसर्ग वाला जो बिंदु है इसकी कमी थी यहाँ पर, क्योंकि इसका जो उच्चारण आता है प्रातः करके आता है। तो क्योंकि है की तरह इसका उच्चारण हमारा आता है, विसर्ग जो बिंदु होते हैं, तो यहाँ पर इन बिंदुओं का प्रयोग होना था। तो ये सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए शब्दों में से स्त्रीलिंग शब्द है। स्त्रीलिंग और पुल्लिंग की पहचान करना मैंने आपको बताया था कि उनका वाक्य में प्रयोग करके देखें। तो जैसे कि अगर हम बाकी का भी करें तो उससे ही हमें पता चल जाएगा, बाकी रावी से भी पता चल रहा है हमें। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो रावी जो है एक नदी का नाम है, और आपको पता ही है जो नदियाँ होती हैं हमारी वो हमेशा स्त्रीलिंग में ही प्रयुक्त होती हैं। तो इसलिए हमारा थर्ड ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही तत्सम तद्भव शब्द युग्म याद कीजिए। तो तत्सम और तद्भव का शब्द युग्म जो है सही हमारा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ध्वनि धुनि। तो ये दोनों बिल्कुल सही दिए हुए हैं। और बाकी का देख लेते हैं। नस जो शब्द है हमारा उसका तत्सम शब्द होता है नस्या। नव शब्द का तद्भव शब्द नो होता है। नेम शब्द का तत्सम होता है नियम। नख शब्द नायुत तत्सम शब्द से बना है। और नृत्य शब्द का तद्भव शब्द होता है नाच। तो बाकी ऑप्शंस भी हमने देख लिए हैं। इस तरह से एक्सप्लेनेशन के साथ अगर आप पढ़ते हैं तो आपके और भी क्वेश्चंस की तैयारी होती रहती है। दिए गए वाक्य में उपयुक्त विराम चिन्ह का चयन करें। तो क्वेश्चन है, तुम सब कहाँ जा रहे हो। तो सीधे सीधे दिख रहा है ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, यानी प्रश्न पूछा जा रहा है। तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा हमारा पहला ही ऑप्शन। तो प्रश्नवाचक जो चिन्ह है ये यहाँ पर आ जाएगा। अब आ जाता है हमारा क्या, गद्यांश। देखो गद्यांश एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, जो कि आपके किसी भी एग्ज़ाम को आप देख लो, किसी भी एग्ज़ाम में आपका पूछा जाता है ये गद्यांश। तो ये सॉल्व करना आपको अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि इसमें लगभग आपके 5 नंबर का पैराग्राफ तो पूछा ही जाता है। तो 5 नंबर आपके बहुत ही आसानी से आपको मिल जाते हैं। तो पैराग्राफ हमेशा सोल्व करना चाहिए क्वेश्चंस को पढ़ करके पहले। तो पैराग्राफ पढ़ेंगे बार बार तो बहुत टाइम जाएगा। तो पहले आप क्वेश्चंस को पढ़ें, उसके बाद उसका आंसर देखें पैराग्राफ में। और आंसर भी किस तरह से देखेंगे कि जो कीवर्ड्स होते हैं उसके थ्रू। जैसे कि नवरात्रि के आखिरी दिन कौन सा उत्सव मनाया जाता है, तो उत्सव मनाने की यहाँ पर बात हो रही है। तो हम उसी तरह से देखेंगे, स्टार्टिंग से ही देखेंगे। भारतीय हिंदू समाज में जितने पर्व और उत्सव मनाए जाते हैं उनमें नवरात्र का विशिष्ट स्थान है। नवरात्र शक्ति की उपासना का पर्व है, और शक्ति ही विश्व का सृजन करती है, शक्ति ही उसका संचालन करती है, शक्ति ही उसका संहार करती है। नवरात्रि त्यौहार के आखिरी दिन विजयदशमी या दशहरे का उत्सव मनाया जाता है। देखो उत्सव मनाने की बात हम कर रहे थे, तो यही होते हैं कीवर्ड्स जो हमने क्वेश्चन में देखा, उत्सव मनाना। ऐसे ही उत्सव मनाना हमें यहाँ पर मिल गया है। वैसे तो हमें शुरुआत में मिला था, लेकिन हमें अपने क्वेश्चन का आंसर नहीं मिला था। तो ये कीवर्ड्स के थ्रू अगर आप ढूंढेंगे तो बहुत ईजिली आपको आंसर मिल जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, इसका आंसर हो जाएगा हमारा फर्स्ट ऑप्शन, विजयादशमी। तो नवरात्र के आखिरी दिन विजयादशमी का पर्व मनाया जाता है। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
उपयुक्त गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या होगा। वैसे तो आपको जो इस तरह के शीर्षक वाले प्रश्न होते हैं इनका आंसर गद्यांश के बाकी प्रश्नों के बाद आंसर करना चाहिए। अब क्योंकि हमें पता है कि ये नवरात्रि पर्व पर आधारित है पैराग्राफ, तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4 नवरात्रि पर्व। वैसे आप जनरली जब एग्जाम में सॉल्व करें तो कुछ इस तरह से ही करें, शीर्षक वाला जो प्रश्न है वो लास्ट में करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है नवरात्रि को कौन सा पर्व माना जाता है। तो ये हमने देखो पहले ही पढ़ा था, नवरात्रि शक्ति की उपासना का पर्व है और ऑप्शन में दिया हुआ है हमारा सेकंड ऑप्शन ही। सेकंड ऑप्शन हमारा सही उत्तर इसमें होगा, शक्ति की उपासना का पर्व। इसके बाद अगला क्वेश्चन है नवरात्रों में कौन से नृत्य की प्रतियोगिता भी की जाती है। तो बहुत ही फेमस है ये वैसे, लेकिन हमें अपने दिमाग के अनुसार आंसर नहीं करना होता है, इसमें पैराग्राफ के अकॉर्डिंग ही आंसर करना है। तो यहाँ पर देखें अगर आप, गुजरात के वडोदरा में नवरात्रि उत्सव का सबसे भव्य और सुंदर रूप देखने को मिलता है। इसमें त्योहार के दौरान प्रतिदिन 4-5 लाख लोग गरबा खेलने नृत्य के लिए एक ही स्थान पर इकट्ठा होते हैं। तो गरबा यानी कि ये होता है नवरात्रि उत्सव पर्व। तो ये हो जाएगा हमारा सेकंड ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही उत्तर इसमें होगा गरबा। अगला क्वेश्चन है किन राज्यों में दुर्गा माँ की पूजा के लिए पंडाल भी बनाए जाते हैं। तो इसमें अगर हम देखें इसी के बाद जहाँ पर हमने गरबा खेलने की बात करी थी, गरबा सिर्फ नृत्य के रूप में ही नहीं, इस दिन प्रतियोगिता के रूप में भी किया जाता है। उसी प्रकार भारत के पूर्वी राज्यों जैसे पश्चिमी बंगाल में जगह जगह दुर्गा माँ के पंडाल बनाए जाते हैं जहाँ भक्त दर्शन के लिए पहुँचते हैं। तो पूजा के लिए पंडाल था हमारा कीवर्ड और हमने ये देख लिया, यहाँ पर हमें मिल गया। तो ये हमारा सही उत्तर इसमें क्या होगा, सेकंड ऑप्शन हमारा इसमें बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इसी तरह से आप गद्यांश को या फिर पद्यांश को सॉल्व करें। और ये थे हमारे आज के 20 क्वेश्चंस। आपको क्लास कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपके कोई सजेशंस हैं वो भी बताएं। तो वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को, जिससे कि आपको और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मिलते रहें। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो अगर आपको इस लेक्चर की PDF चाहिए तो PDF के लिए टेलीग्राम ज्वाइन करें। टेलीग्राम की ID आपको यहाँ पर दिख जाएगी, बाकी आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से भी डायरेक्टली वहाँ तक पहुँच सकते हैं। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड एंड कीप वॉचिंग स्टडी मोर नॉलेज। थैंक्स फॉर वॉचिंग।